विस्फोट हुआ, मौतें हुई तो गुनहगार कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज की एक बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। एक और जहां आरोपी बरी हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। कांग्रेस ने इस फैसले पर गहरी आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यहां तक कहा, जब विस्फोट हुआ था, मौतें हुई थी, तो फिर दोषी कौन। मालेगांव बम धमाका साल 2008 और आज 2025 में अदालत का फैसला आया। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या विस्फोट हुआ था, लोग मारे गए थे, तो फिर विस्फोट क्या किया किसने। सपकाल ने आगे कहा, इस केस की जांच 26/11 में शहीद हुए हेमंत करकरे ने की थी। वो एक ईमानदार और दक्ष अफसर थे। उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए थे, उनका क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि आतंकवाद न कभी भगवा था, न है, न रहेगा। जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है, ये कहते हुए कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दावली कांग्रेस ने गढ़ी थी। एनआईए कोर्ट के जस्टिस ए के लाहोटी ने फैसले में कहा कि सबूत पुख्ता नहीं थे, अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित नहीं कर सका। लेकिन इस फैसले का एक और पहलू भी है। पीड़ित परिवार, मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके जख्म आज भी ताजा है। एक पीड़ित पिता ने कहा, मेरी 10 साल की बेटी गई और अब कोर्ट कहती है कि कोई दोषी नहीं। ये फैसला मुझे अंदर से तोड़ देता है। कोर्ट ने मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा इंसान की जगह ले सकता है। सवाल उठता है कि जब ब्लास्ट हुआ, मासूम मरे, तो गुनहगार कौन है। क्या हमारी न्याय प्रणाली सबूतों के अभाव पर हर दर्द को अनदेखा कर देगी। ये सवाल उठने लगे हैं। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। में हूं धनराज की राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की, क्योंकि लगातार अवैध मदरसों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। और कई मदरसे जो अवैध थे, यानी कि जो पंजीकृत नहीं थे और जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, उनको सील की कार्रवाई भी की गई है और कुछ मदरसों को तोड़ने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बुलडोजर के द्वारा किया गया है। लेकिन वही देखिएगा कि इस पूरे मदरसे के मामले को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी लंबे हाथों लिया है और हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं या फिर उनके पास मान्यता नहीं है या पंजीकृत नहीं है, वो मदरसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और इसका स्वागत कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक बोर्ड के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर अनेकों काम ऐसे किए जा रहे हैं कि जो कि जनता के हित के हैं, उसी में से एक मदरसों का मामला भी कहीं ना कहीं उसी हित में है। क्योंकि जो अवैध मदरसे हैं, जो पंजीकृत ही नहीं हुए हैं, जिनकी कोई मान्यता नहीं है, वो इस तरीके से शिक्षा का पाठ पढ़ाएं, वो हजम नहीं होता है। तो इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी की है। और इसी के साथ देखिएगा कि तमाम तरफ, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा भी होती हुई नजर आती है। क्योंकि इस तरीके से अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई की गई है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मान बढ़ा है। और एक तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अभी भी ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं कि जो मदरसे अभी भी यदि ऐसे हैं, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए जिनकी मान्यता नहीं है, जो पंजीकृत नहीं है। और पुलिस प्रशासन ने भी लगातार ऐसे मदरसों को चिन्हित करने का काम किया है और बहुत लंबी लिस्ट कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी और अब उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तय है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र सपलियाल के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज, देहरादून।
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा आउटपुट ये तैयार किया है कि अखिलेश यादव जो 2024 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटें पार्लियामेंट्री बॉडी में जीत के आए और तीसरी लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, उसको तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने लगातार काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दलित वोट बैंक पे अपनी निगाहों को टिका लेना ये भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी किया है। वर्तमान में दलितों को साधने के लिए बार बार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से ये निर्देश दिया जा रहा है कि प्रवास करें और दलितों की बस्ती में रुकें, एक रात्रि भोज करें। इसी तरह से प्लानिंग करके कैसे भी दलित वोट बैंक को पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने खैमे में लाना चाहती है, क्योंकि दलित जहाँ जाएगा उसी की सरकार बनेगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों पूर्व बसपा ने जो उनका अस्तित्व था, बसपा का दलित वोट बैंक बेस्ड पार्टी थी, मगर मायावती की कारगुजारी और बसपा का जो है पतन वो नुकसानदेह साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक बसपा से छिटक गया, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में उठाया है। मगर 2024 में दलित वोट बैंक का फ़ायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया, 37 सीटें जीती। अब देखने वाली बात है, अवध क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल हो या बाकायदा बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, इन क्षेत्र में दलित आबादी हर विधानसभा में है। अब देखने वाली बात है कि दलित 2027 के विधानसभा चुनाव में किसके पाले में जाता है। कमरुद्दीन किशन के साथ रजाबाद लखनऊ जी की न्यूज़। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्हें कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अगर काम किया होता तो आज दिल्ली इतनी बद से बदतर नहीं होती। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर लगातार मौसम की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी लगातार अपना बचाव कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि अभी हमारी सत्ता आए हुए मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन जो पुरानी सरकारें रही हैं दिल्ली के अंदर 27 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का राज रहा है, उनके राज में व्यवस्था बद से बदतर रही है, जिसको सुधरने में समय लगेगा। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक निजी कार्यक्रम में जमकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 27 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूरी तरह से बदहाल कर दिया है। इन दोनों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और इनके भ्रष्टाचार की सज़ा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। दिल्ली में न सीवर का सिस्टम ठीक कर पाए और ना ही और कोई बेहतर व्यवस्था कर पाए। अगर इन्होंने बेहतर व्यवस्था की होती तो इन लोगों को आज जनता दोबारा चुनती, लेकिन चूंकि इन लोगों ने काम नहीं किया और इसी वजह से जनता ने इन दोनों को नकार दिया। कांग्रेस पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का तो दिल्ली से अस्तित्व ही खत्म हो चुका है और उसकी वजह भ्रष्टाचार रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर भी रेखा गुप्ता ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, पहले वो जवाब दें कि आखिर उन्होंने पिछली 11 साल की सत्ता में ऐसा क्या काम किया जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिली हो। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जलभराव की समस्या है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और दोनों ही राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को जिस तरह से ईडी ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है, तो तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो ईडी के हाथ लगे थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी के अधिकारी 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर से बातचीत कर तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से विदेशी फंडिंग के जरिए छांगुर ने बलरामपुर और महाराष्ट्र में बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं, उन संपत्तियों का ब्यौरा भी ईडी के अधिकारी लगातार छांगुर से चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम दस्तावेज होने के बावजूद भी छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि तमाम दस्तावेजों को तस्दीक करने के लिए ईडी ने छांगुर को 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर ले रखा है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से छांगुर ने विदेशी फंडिंग के जरिए तमाम अकुश संपत्तियों का अर्जन किया है, तो ऐसे में उन संपत्तियों का ब्यौरा ईडी के अधिकारी लगातार कहीं न कहीं मिलान कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर जिस तरह से ईडी अधिकारी ने छांगुर से
पूछताछ करने की अर्जी दी थी, उस अर्जी के मंजूर होने के बाद अब ईडी के अधिकारी लगातार दस्तावेज के आधार पर छांगुर से पूछताछ कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को तमाम जानकारी हासिल हुई है कि जिस तरह से विदेशी फंडिंग के जरिए उसने उत्तर प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों में बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त की है। अब ईडी के अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों के आधार पर छांगुर से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जिस तरह से छांगुर ने यह भी कहा कि तमाम ऐसे पैसों का लेन देन है जो नीतू उर्फ नसरीन किया करती थी, उसके पास कोई भी ब्यौरा नहीं है, लेकिन ईडी के अधिकारी लगातार दस्तावेज के आधार पर छांगुर से पूछताछ कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर ईडी के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ लगता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा सरकार अब उन सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों और संचालकों पर जो है कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। दरअसल हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले जो इस साल जो रिज़ल्ट आया 10वीं और 12वीं का, उसमें बच्चों के जो नंबर थे, जो परसेंटेज थी, वो काफ़ी जो है कम रही। इसी को लेकर अब सरकार की ओर से एक विंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से अब ऐसे स्कूल संचालक, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी, चाहे उसमें पढ़ाने वाले टीचर हो या फिर प्रिंसिपल, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। दरअसल हरियाणा में पिछले दिनों जो रिज़ल्ट आया था उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूलों की लिस्ट सामने आई थी जिनमें ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो है कम रहे, या कहें कि परसेंटेज काफ़ी कम रही। इतना ही नहीं, कई ऐसे स्कूल भी थे जिनमें बच्चों की रैंक थी वो लगभग 0 तक रही। ऐसे में अब सरकार इन स्कूलों के रिज़ल्ट बढ़ाने और हरियाणा का अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर पाएँ, इसको लेकर अब स्कूल प्रबंधकों या कहें कि स्कूल टीचरों से लेकर प्रिंसिपल तक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में यह जो है एक लिस्ट तैयार की जाएगी और यह देखा जाएगा कि हरियाणा में कौन कौन से स्कूल सरकारी चाहे फिर प्राइवेट हैं जिनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी कम रहता है, और वहाँ पर बच्चों के क्या कारण रहते हैं, क्या टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या स्कूल प्रबंधक की कोई कमी के कारण बच्चे जो है कम नंबर ला पाते हैं। अब इस पर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और उन पर एक्शन लेने का मन बना चुकी है। पिछले दफ़ा 103 ऐसे स्कूल बताए गए जिनमें जो है बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए, जिसकी वजह से हरियाणा का रिज़ल्ट प्रतिशत काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। ऐसे में अब सरकार अपने बच्चों के भविष्य और उनके अच्छे नंबर लाने के प्रति सरकार अब स्कूल संचालकों और टीचरों पर जो है ध्यान देना चाहती है, और उन पर अगर वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा चाहते तो फिर उन पर एक्शन की भी तैयारी करेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और लगातार अलग अलग माध्यमों से लोगों का एक रिव्यू आ रहा है, जिसमें ऑपरेशन कालनेमी को बेहतरीन बताते हुए लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार साधु संत समाज जो हरिद्वार में है, उन लोगों की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा में चल रहे, जो कांवड़ यात्रा फिलहाल चल रही है, उसमें लगातार कुछ ऐसे असामाजिक तत्व नजर आए जिसमें कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। वहीं साधु संत समाज का ये कहना है कि जिस तरीके से कालनेमी का रूप धारण करके हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात कही जा रही है, उसी तरीके से जो लोग पहले कांवड़ यात्रियों पर पत्थर मारा करते थे, जो लोग पहले कांवड़ियों को रास्ता नहीं दिया करते थे, आज वही लोग, जब सरकार उनके साथ खड़ी है, जब सरकार कांवड़ियों के साथ खड़ी है, तो वो कालनेमी का रूप धारण करने के बाद कांवड़ के रूप में कांवड़ियों का भेष धर करके लगातार कांवड़ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कालनेमी के तहत लगातार करीब 300 से भी ज़्यादा अधिक ऐसे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
जो फर्जी साधु बाबा बन करके, फर्जी पीर के नाम पे, फर्जी मज़ार के नाम पर इस तरीके से ढोंग रच करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो कार्रवाई चल रही है उसमें और कितने लोग इसके गिरफ्त में आएंगे। और बात करें उत्तराखंड के अलग अलग चौक चौराहों की, तो लोगों के रिव्यू की अगर बात करें तो लोगों का मानना ये है कि जो चौक चौराहों पर साधु महात्मा बन करके लोगों को परेशान किया करते थे, ठगा करते थे, अब वो लोग नहीं दिखते। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 के लिए देहरादून से संजीत शर्मा। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षक शैक्षणिक संस्थान में पठन पाठन की क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी बिल्डिंग्स की क्या व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट जो है 1 तारीख से लेकर 14 अगस्त के बीच अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने निदेशालय को देनी होगी। इससे ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार बेसिक और माध्यमिक की स्थिति 3 बेसिक टीचर के साथ साथ माध्यमिक में पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, इसके साथ साथ स्कूल की पठन पाठन सामग्री, आंगनबाड़ी की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं और तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश में खासकर बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। वो 1 से लेकर 14 अगस्त तक के बीच अपने उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि बेसिक और माध्यमिक ज़मीनी धरातल। दरअसल माध्यमिक परिषदीय स्कूलों के मर्ज होने के बाद से अब ये मांग उठ रही है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की भी कहीं ना कहीं कमी है। न सिर्फ कमी है बल्कि जर्जर व्यवस्थाओं, पठन पाठन सामग्रियों के अभाव में और साथ ही साथ आंगनबाड़ी के अभाव में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो अस्त व्यस्त हैं। ऐसी दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं शिक्षा मंत्री की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की क्या स्थिति है, इसकी रिपोर्ट धरातल पर जाकर 1 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक के बीच सभी अधिकारी कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को, शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षक के साथ साथ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि पठन एवं पाठन सामग्री कैसी है, उस सामग्री की क्या व्यवस्थाएं हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आंगनबाड़ी में कितने लोग कार्यरत हैं, बेसिक में कितने लोग कार्यरत हैं, माध्यमिक में कितने टीचर्स की आवश्यकता है और स्कूलों की धरातल की स्थिति क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी जाएगी। शासन को सौंपे जाने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिरकार स्कूलों की स्थितियां क्या हैं और उन स्कूलों की स्थितियों को बेहतर बनाने या उन स्कूलों के साथ वैकल्पिक विकल्प देखने की क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। हाल ही की बात करें तो परिषदीय स्कूलों को खासकर मर्ज किया गया है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ इस तरीके की व्यवस्थाएं ना हों। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार चिंताजनक है और यह स्पष्ट कर रही है कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की पढ़ाई को किस तरीके से बेहतर किया जाए, उनकी व्यवस्थाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज की बेहद खास प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। हम आपको बता दें कि सिगरा थाना क्षेत्र के वाराणसी में एक मामला सामने आया है। एक महिला ने यह आरोप लगाया है मौलाना के ऊपर, ये मौलाना नशीला पदार्थ खिलाकर 10 सालों से रेप करता रहा। ऐसे में धर्म परिवर्तन की बात जब सामने आई, अपने महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके बेटे और उसकी बेटी और उसके पति को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था और ऐसे में जो 10 साल से रेप भी करता था। तो महिला के तहरीर पर वाराणसी सिगरा थाने की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और गंभीर आरोपों में मुकदमा पंजीकृत कर मौलाना को उसके घर से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल 14 दिन के न्यायिक हिरासत में मौलाना को जेल भेज दिया गया और वहीं 164 के बयान के मुताबिक
मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है कि महिला का एक मेडिकल उपचार फिर से कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी महिला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर सख्त है। तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को लेकर काफ़ी चिंता भी जताया जाता है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि वाराणसी की सिगरा थाने की पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके बाद 164 के बयान के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने मेडिकल उपचार के लिए फिर से दोबारा भेजा है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि रेप की पुष्टि होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक जायसवाल के साथ प्रहलाद गुप्ता, जगह 24x7 न्यूज के लिए वाराणसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं रामनंदन साहू। बात करेंगे बिहार में चुनावी हलचल की। तो हम बता दें आपको कि जब से मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, महागठबंधन में जो है हलचलें मच गई है। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव 60 सीट नहीं देंगे। वो एनडीए गठबंधन में यदि शामिल होते हैं तो उन्हें 60 सीट मिलने की आशंका है। इसी कड़ी में हम बता दें आपको कि पटना में जो महागठबंधन की पार्टी की बैठक चल रही थी, उस बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उस बैठक में भेज दिया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, मुकेश सहनी अभी दिल्ली में है और आज वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद जो है सुइया खबर से चुनावी हलचलें तेज हो गई। महागठबंधन में खलबली मच गई है कि मुकेश सहनी जो है सो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो क्या हो सकता है, मुकेश सहनी बीजेपी में पुनः शामिल होंगे? इस तरह की जो बातें हैं वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीधा कहा है, ये लोग अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, इन्हीं के चलते अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में। अपराधी दोनों कोई पर लगाम नहीं है, दोनों बेलगाम हो चुके हैं और प्रशासन के नाक के नीचे जो है सो घटनाएं हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 70,000 करोड़ के गबन मामले में जब से विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने 3 विभाग की निकासी पर रोक लगा दिया है। हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग, नगर विकास आवास विभाग एवं शिक्षा विभाग के निकासी पर रोक लगा दिया है। इसी कड़ी में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने सपा के पार्टी कार्यालय में जाकर के उनकी नेताओं से मिला है, जिसके बाद बिहार में एक और चुनावी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। वहीं अखिलेश यादव जो है तो तेज प्रताप यादव से बात करते हुए दिखे हैं और कहे हैं जो बिहार में कब से चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है और कहां से आप चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, संभल शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली जेल में हैं और वो 4 माह से न्यायिक हिरासत में हैं। जफर अली की जो जमानत है वो 24 जुलाई को हाई कोर्ट से मंजूर हो गई थी। अब उनकी रिहाई में एक नया पेच आ गया है। पेच उस समय आया जब संभल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की 2 धाराएं चार्जशीट में जोड़ दी और ये दोनों जो नई धाराएं हैं 226 और आईपीसी की धारा 163 जो एसीजेएम कोर्ट में संभल में चार्जशीट दाखिल की और एसीजेएम कोर्ट ने जफर अली की जमानत इन दोनों नई धाराओं में खारिज कर दी गई है। आपको बताएं, हालांकि जो जफर अली के वकील हैं, अधिवक्ता हैं आसिफ अख्तर, उन्होंने जिला जज के यहाँ जिला न्यायालय में ये अब दोबारा जमानत के लिए अर्जी डाली है और जिसकी आज सुनवाई होनी है। आपको बताएं, 226 लोक सेवक की कार्य में बाधा, कार्य विरुद्ध करना और 163 रिश्वत के लिए उकसाना, ये दोनों जो नई धाराएं हैं वो पुलिस ने जोड़ी हैं और दोनों नई धाराओं में एसीजे मुंसिफ मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह ने
ये जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि अब जिला अदालत में ये याचिका पड़ी है और आज इसकी सुनवाई होनी है। अगर यहाँ जिला अदालत से जफ़र अली की जमानत खारिज होती है तो जफ़र अली को फिर से हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनकी जमानत आज जिला न्यायालय संभल से हो पाती है या नहीं। अगर जमानत खारिज होती है तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट से फिर जमानत अर्जी लेनी पड़ेगी और जमानत हाई कोर्ट कितने दिन में देता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 24 जुलाई को जिस तरह से जमानत मंजूर हुई थी जफ़र अली की, वो जमानत अब कहीं ना कहीं जो रिहाई है उसमें पेच फंस गया है। ये पूरा जो रिहाई ना होने से जफ़र अली की मस्जिद कमेटी और उनके जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन डिम्पल सिंह के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार, स्टेट और राज्य की सरकार मिलकर के लगातार नक्सलवाद खत्म करने को लेकर के 61 मूड पे नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है। अब इस कार्रवाइयों के बीच जो है ज्वाइंट ऑपरेशन में ईडी और जो है NI माने कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रदेशन निर्देशालय और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन में वो शामिल होंगे, जो टेरर फंडिंग मसले को लेकर के जो है जांच करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि टेरर फंडिंग का जो है बड़ा मामले सामने आते हैं। जब नक्सलवाद को लेकर कुछ घटना होती है तो टेरर फंडिंग का मामला सामने आती है। इसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो है रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड जैसे कई जो पीड़ित नक्सल स्टेट हैं उनके जो है IG, DIG और SP इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही जो IB के अधिकारी, इसके साथ ही ED और NIA के जो अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और इन्हें इस बैठक का नाम दिया गया प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल को लेकर के लगातार ये बैठक हुई। बैठक के बाद जो है राज्य के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा इसमें जो है ED, IB जैसे कई जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग जो है मामले पर जांच करेंगे। जैसे अगर कोई टेरर फंडिंग का मामला आता है तो ED, इसके साथ ही IB अगर ऐसे कुछ घटना होती है तो सूचना देने के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं अपने स्तर पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है नक्सलवाद को लेकर के अगर टेरर फंडिंग का मामला जो है ज़्यादा आता है और वही से टेरर फंडिंग के चलते ही जो है संचालित होता है, तो ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है जिस हिसाब से राज्य और जो है स्टेट की सरकार जो है लगातार नक्सलवाद को लेकर के जो है हावी है और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है नक्सलियों पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है और मानसून में भी लगातार उनके ऊपर में कार्रवाइयां जो है जारी है। और बात करें नक्सलवाद को लेकर के तो अभी जो 400 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके साथ ही 1400 से ज्यादा नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं 2026 तक जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का ठाना है, वो उस कदम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK 24 न्यूज़, रायपुर।